सभी बच्चों को स्नेह एवं प्रेम। उम्मीद है कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे। बच्चों, हमारा ये सामाजिक विज्ञान में भूगोल का अध्याय चल रहा है। पहला चैप्टर चल रहा है जिसमें संसाधन एवं विकास। तो उसके दो पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। पहला पार्ट मैंने आपको संसाधन किसे कहते हैं, संसाधनों की वर्गीकरण, और उसके बाद मैंने आपको बताया था सतत पोषणीय विकास, संसाधनों का विकास कैसे होता है। एजेंडा 21 संसाधन नियोजन एवं संरक्षण। तो किस तरह से हमें अपने संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, कैसे हमें अपनी प्लानिंग बनानी है। तो उसके लिए जो है मैंने आपको सतत पोषणीय विकास बताया था। सतत पोषणीय विकास वह विकास है जिसमें हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान विकास जो है भविष्य की पीढ़ी के लिए विकास हो, भविष्य की पीढ़ी हमारे विकास की अवहेलना न करे, ऐसे विकास को हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। तो जब संसाधनों का बहुत ज़्यादा मात्रा में विदोहन हो गया था, तो फिर उसके बाद 100 से भी अधिक देशों का एक ब्राज़ील के शहर में रियो डी जनेरो में जो है एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जून 1992 में। तो उसमें गरीबी दूर करना और जो वैश्विक जो समस्याएं हैं उनको दूर करना, महामारियां हैं और अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं, संसाधनों का जो हम उपयोग है वो एक विवेकपूर्ण और सतत पोषणीय रूप में हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए एजेंडा 21 के माध्यम से जो है अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन हुआ उसमें सभी देशों में एक आम सहमति बनी, जिसके आधार पर हमें भविष्य में एजेंडा 21 को लेकर जो है अपने संसाधनों का विवेकपूर्ण क्या करना है, उपयोग करना है। तो उसके लिए हमें नियोजन बताया था मैंने आपको पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से, और कैसे हम प्लानिंग बनाएंगे। फिर उसके बाद संसाधनों का विकास करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें विकास तो करना ही है। तो उसके लिए हमें उचित विवेकपूर्ण तरीके से उसका संरक्षण भी करना है। अति उपभोग, अति लालच जो है हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि उसकी वजह से पारिस्थितिक संकट भी ज़्यादा मात्रा में वो करने से पारिस्थितिक संकट भी पैदा होता है। तो इसलिए हमें अपने संसाधनों का संरक्षण भी बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए हमारे गांधी जी ने भी कहा था कि हमारे पास आवश्यकता के लिए जो है बहुत कुछ है, पर लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। मतलब उनका जो विचार था कि पेट भरने के लिए बहुत है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं है। मतलब हमें उतना ही हमें इच्छा रखनी चाहिए जिससे कि हम संतुष्टि जिससे हमें प्राप्त हो जाए। तो इसलिए जो है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। अब उसके बाद आगे का टॉपिक जो है, आज का जो नया जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ वो है भू संसाधन। तो भू का मतलब पृथ्वी, आप जानते हैं। भूमि सबसे बड़ा हमारा एक प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि भूमि में ही जो है हमारी प्राकृतिक वनस्पति है, वन्य जीवन है, मानव जीवन है, आर्थिक क्रियाएं हैं, परिवहन है, संचार है, रेल है, जितने भी गतिविधियां आप देखते हैं वो सारी भूमि में होती हैं। और हम जो भी चीज़ें आज हमको मिल रही है वो सब हम अपनी भूमि से प्राप्त कर रहे हैं। तो इसलिए हमें अपनी भूमि का योजनाबद्ध तरीके से उसका उपयोग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे पास भूमि है, हम भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं तो हम अपने ही भूमि के बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम भारतीय भूमि की बात करें तो उसमें विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ हमारे देश में हैं। जितनी भी भूमि है वो सभी हम उपयोगी हमारे लिए नहीं है। बड़ी विचित्र स्थिति हमारे देश की है, भौगोलिक स्थिति बड़ी विचित्र है। कहीं पर्वत है तो पठार भी हैं, मैदान भी हैं, और कुछ क्षेत्र हमारे द्वीपीय भी हैं। तो अगर हम अपने पाई चार्ट में, अपने टेक्स्ट बुक में जब आप पाई चार्ट देखेंगे तो लगभग 43% क्षेत्र हमारा भू क्षेत्र मैदान है। मतलब जितनी हमारी भूमि है उस भूमि का 43% जो है मैदानी क्षेत्र है, और जो कृषि और अन्य उपयोग के लिए, उद्योगों के लिए है, सुविधाजनक है। मैदानी क्षेत्र में ही जो है ज़्यादा हमारी गतिविधियाँ होती हैं।
समतल जो भूमि होती है उसमें हर प्रकार के खेत, मतलब कृषि से लेकर उद्योग से लेकर कारखाने से लेकर संचार सुविधाओं से लेकर विभिन्न प्रकार के क्या नाम कहते हैं, ज़्यादा हम उसी भूमि का उपयोग करते हैं। 30% हमारा पठारी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है। तो पर्वतीय क्षेत्र में कोई भी इस प्रकार जो काम हम मैदानी क्षेत्रों में कर सकते हैं वो काम हम आसानी से पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं कर सकते हैं। पर वहाँ पर भी जो है, जैसे हमारा उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, बहुत से हमारे हिमालयी राज्य हैं, तो वहाँ पर जो है पर्यटन विकास के लिए वो अनुकूल स्थिति पैदा करता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, टूरिस्ट लोग आते हैं, और तो जो ये जो है पारिस्थितिकी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ जो है देश का जितना भी हमारी भूमि है उसका 27% जो क्षेत्र हमारा पठारी है। तो जो पठारी जो क्षेत्र है, जैसे छत्तीसगढ़ का इलाका है, झारखंड है, बंगाल है, उड़ीसा है, तो यहाँ पर हमारे खनिज और जीवाश्म ईंधन, मतलब हमारे जो खनिजों का भंडार है, जीवाश्म ईंधन है, तो इसलिए जो है ये हमारा इस तरह से हमारी भूमि है। तो भूमि के, हमारी भारतीय भूमि की अगर हम बात करें तो हमारे 43% मैदानी क्षेत्र है और 30% पर्वतीय क्षेत्र है और 27% हमारा पठारी क्षेत्र है। अब हम थोड़ा भू उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं कि किस तरह से भूमि हमारी उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। हम अपनी भूमि से जो है कौन कौन से उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। तो एक तो नंबर 1 वन, और वन जो है हमारी भूमि से ही है। पेड़ पौधे अधिक से अधिक होंगे तो हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहता है। और दूसरा है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, क्योंकि बंजर तथा कुछ भूमि हमारे पास बंजर और कृषि अयोग्य भूमि है। और जो गैर कृषि प्रयोजन में जो लगाई गई भूमि है, जो क्या नाम कहते हैं गैर कृषि वाली जो भूमि है, उसमें हमारे क्या नाम कहते हैं कारखाने हैं, उद्योग धंधे हैं, परिवहन है, सड़क है, रेल है, तो ये वाली भूमि है। और पर्वतीय भूमि के अतिरिक्त कुछ अन्य कृषि अयोग्य भूमि है। कुछ पर्वतीय भूमि के अलावा जैसे कुछ आपके स्थायी चरागाह हैं, घास के मतलब चरागाह हैं, जहाँ पर हम अपने, जिसको हम गोचर भूमि भी कहते हैं, जहाँ से हम अपने मवेशियों को जो है, जानवरों को जो है चराने के लिए उपयोग में लाते हैं। और कुछ हमारे विविध वृक्ष, फसल और अनेक से क्षेत्र हमारे इसके अंतर्गत भी शामिल हैं। तो कृषि योग्य जो है बंजर भूमि, जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई हो, तो ऐसी भी हमारी भूमि है जहाँ पर बंजर है, 5 वर्ष से भी अधिक जो है उस पर हमने खेती नहीं की है। खेती अगर करते भी हैं तो मतलब बहुत लंबे समय में करना पड़ता है। तो पर्वतीय भूमि जो है, वर्तमान जो पर्वतीय भूमि है उसमें जहाँ कृषि एक मतलब क्या नाम कहते हैं 1 वर्ष या 1 वर्ष से या अधिक, यानी कि 2 मतलब अंतराल में करते हैं, एक ही लगातार ना करके 2 या 3 या 4 साल के बाद हम उस पर काम करते हैं। इसके अलावा कुछ हमारा शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र का मतलब है एक कृषि वर्ष में 1 बार से अधिक, जो हमारी कृषि योग्य भूमि होती है उसमें 1 वर्ष में 1 से अधिक बार हम क्या करते हैं, अपने कृषि उत्पादन कार्य करते हैं। आप जानते हैं कृषि में कभी हम गेहूँ की, फिर चावल की, वही खेत 6 महीने में एक फसल होती है, तो उसी 6 साल भर में हम अनेक प्रकार के जो है उसमें फसलों का उत्पादन करते हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र हो गया उसको हम कह सकते हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र। तो भारत में जो भू उपयोग है उसका प्रारूप कैसा है, थोड़ा उसके प्रारूप के बारे में। ये तो हमारी भू उपयोग हो गया, मतलब भूमि जो हमारे पास है उसका हम किस तरह से उपयोग करते हैं। तो भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व, जो हमारी भूमि है उसको निर्धारित करने वाले तत्व क्या होते हैं। नंबर 1 जो है जलवायु और मृदा का प्रकार और मानवीय कारक, जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं। तो ये जो है कहीं ना कहीं भूमि के भू उपयोग के प्रारूप को क्या करती है, प्रभावित करती है। मतलब कहीं पर अगर भूमि जो भूमि हमारी क्या नाम कहते हैं, जहाँ पर जलवायु अच्छी होती है, मृदा की प्रकार, मिट्टी की अच्छी मिट्टी प्रकार होती है, और जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होती है, मतलब दोनों कारक है, मतलब भौतिक कारक भी हैं और आपके मानवीय कारक भी हैं। तो 2 कारक है, मतलब भूमि का उपयोग करने के लिए हमारे पास 2 कारक है, एक मानवीय कारक है और एक भौतिक कारक। भौतिक कारक का मतलब हो गया जैसे भू आकृति होगी, जलवायु हो गया और मृदा के प्रकार हो गई, मतलब मिट्टी के प्रकार, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। और दूसरा कारक हो गया मानवीय कारक। मानवीय कारकों का मतलब है कि जनसंख्या घनत्व, मतलब हमारी पार्ट जो होगी पॉपुलेशन क्या नाम कहते हैं, डेंसिटी। तो कुछ क्षेत्रों में जैसे हमारे महानगरों में, मैदानी क्षेत्र में आपने देखा होगा बहुत अधिक मात्रा में जनसंख्या रहती है,
तो वहाँ पर अधिक मात्रा में इसलिए रहती है क्योंकि वहाँ की भू उपयोग का अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा भी जितने भी हमारे कारखाने हैं, वो चीज़ें, सारी चीज़ें, आपका आधुनिक जितनी भी चीज़ें हैं, कंपनियां हैं और उद्योग धंधे हैं, प्रशासनिक इकाइयाँ, बैंक हैं, रेल सुविधाएं हैं, वो सब हमारे मैदानी क्षेत्र में ही होते हैं। तो इसलिए इस पर भी जो है इस प्रकार से हम अपनी भूमि का उपयोग करते हैं। और भारत का जो हमारा भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, मतलब 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हमारे भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है। और जो कि हमारे पास जो आंकड़े हैं, लगभग 93% भूभाग के ही हमारे पास आंकड़े हैं। इसका मतलब जो हमारे पास 7% जो भूमि बचती है, वो भूमि हमारा ऐसी भूमि है जो विवादास्पद है आए दिन, जिसमें असम को छोड़कर अन्य प्रांतों में, जैसे कि मतलब इसके कुछ आंकड़े हमारे पास, जैसे जम्मू कश्मीर है, जो जम्मू कश्मीर का कुछ इलाका जैसे पाकिस्तान है, POK मतलब पाकिस्तान अधिकृत जो आपका कश्मीर है, और कुछ हमारा भूमि का हिस्सा चीन के पास भी है, तो वो चीन ने अधिकार किया है, तो वो हमारे सर्वेक्षण में नहीं है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जितनी हमारी भूमि है, उस भूमि का हमारे पास केवल 93% ही आंकड़े हैं। और 7% जो भूमि है वो कहीं ना कहीं चाइना है, पाकिस्तान है, जहाँ पर हमारी बॉर्डर एरिया है, उस एरिया में जो है कहीं ना कहीं वो क्षेत्र दूसरे देशों के साथ जो है वो कब्जा है। एक तरह से आए दिन विवाद होते रहता है। और स्थायी चरागाहों के अंतर्गत भी हमारी भूमि कम हुई है, क्योंकि पशुधन इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में असमर्थ है, क्योंकि बहुत सी भूमि हमारे पास ज़्यादा, क्योंकि अगर हम कृषि कार्य करते हैं तो उसके साथ पशुओं का भी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वर्तमान पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य पड़ती भूमि अनुपजाऊ है, उसमें फसल उगाने के लिए बहुत ज़्यादा लागत लगती है। तो अतः इस प्रकार की भूमि पर हम 2 या 3 वर्षों में एक बार क्या कर सकते हैं, मतलब कृषि कार्य करते हैं। तो इसको जो है ये शुद्ध जो बोया गया क्षेत्र है, मतलब ये एक भूमि तो हमारी जो कंटिन्यू जो लगातार जिस भूमि पर हम काम करते हैं। और कुछ ऐसी भूमि है जहाँ पर काफ़ी लागत लगती है, बहुत ही बंजर टाइप की, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो वो 2 या 3 साल में एक बार हम करते हैं। तो इसके अलावा अगर हम इसको भी अगर मिला दें, टोटल अगर हम ये बात कहें कि कितना हमारा खेती योग्य भूमि कितनी है, तो वो 54% है। मतलब 54% जो है हमारी जो भूमि है वो कृषि योग्य, जहाँ पर हम कृषि कार्य करते हैं। और ये जो कृषि कार्य है, विशेषकर आप जानते हैं कि हमारे देश के जो कृषि वाला जो राज्य हैं, जो कृषि क्षेत्र जो भारत की जो भूमि है वो उत्तरी भारत में है। उत्तरी भारत का मतलब है पंजाब, हरियाणा। पंजाब, हरियाणा मुख्य जो है हमारे देश के 2 मुख्य ऐसे राज्य हैं जो है अनाजों का उत्पादन करता है। लाखों टनों के हिसाब से गेहूँ और चावल की खेती होती है। तो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, अंडमान निकोबार हो गया। तो इन क्षेत्रों पर जो है मतलब पंजाब हरियाणा में 80%, पंजाब और हरियाणा 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 80% जो है भूमि में खेती की जाती है। इसका मतलब वो भूमि बिल्कुल खेती योग्य है। और बाकी अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में केवल 10% भाग पर हम क्या करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा भूमि है, भूमि का इस प्रकार से हम कृषि कार्य करते हैं। और हमारे देश में एक नीति बनी थी, राष्ट्रीय वन नीति, उस नीति का नाम है राष्ट्रीय वन नीति 1952 में। तो इसके अंतर्गत जो है उसने इस राष्ट्रीय वन नीति 1952 ने निर्धारित किया है कि लगभग 33% जो है भौगोलिक क्षेत्र हमारा वनों के अंतर्गत जो है वंचित है, तो जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है। तो राष्ट्रीय वन नीति ने ये कहा कि हमारा मतलब उसके द्वारा ये कहा गया कि 33% वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, मतलब आवश्यक है। कम से कम 33% क्षेत्र पर जो है वनों का होना बहुत क्या है, जरूरी है, और जो कि हमारे देश में काफ़ी कम है, क्योंकि अधिक से अधिक वन होने चाहिए। तो मेरे ख्याल से वो लगभग अगर हम देखा भी तो है ये 33 से कम ही है। तो इस तरह से जो है जिसकी तुलना वन क्षेत्र के अंतर्गत काफ़ी कम है। तो वन नीति द्वारा निर्धारित और सीमा, उन्होंने कहा भाई 33% वन का मतलब क्या होगा कि अगर आपके देश में अगर 33% वन है तो उससे क्या होगा कि हमारा पारिस्थितिक संतुलन बना रहेगा। और इससे जो है वन क्षेत्र के आसपास रहने वाले लाखों लोगों को आजीविका पर निर्भर है, क्योंकि वनों का बहुत से लोगों का रोजगार भी है, वो रोजगार भी करते हैं। और इसके अलावा जो है भूमि जो है हमारी कुछ बंजर भूमि भी है, या दूसरी अन्य कार्यों पर भी है जो है कृषि प्रयोजन के लिए भी हम भूमि को लगाते हैं। तो इस प्रकार
बंजर भूमि में जैसे आपके चट्टानें हो गई, सूखी पहाड़ियाँ होगी, मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया। और तो ये गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि में जो है, जो हमारी गैर कृषि वाली जो भूमि है उसमें हमने क्या नाम कहते हैं बस्तियाँ बना रखी हैं, मतलब हमारे कस्बे हैं, गांव हैं, सड़कें हैं, रेल लाइन है, उद्योग है। तो कुल मिलाकर जितने हमारे पास भूमि है उस भूमि में सारी एक्टिविटी हमारी भूमि में ही होती हैं। तो लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना, मतलब लगातार जो है एक लंबे समय से हमने अपनी भूमि का जो है विदोहन किया है, मतलब उसका प्रबंधन की हमने अवहेलना की है, एक अच्छा तरह से हमने उसका मैनेजमेंट नहीं किया है। तो जिसके कारण जो है क्या नाम कहते हैं संसाधन का जो है, जो एक महत्वपूर्ण हमारा एक ये प्राकृतिक संसाधन है, तो उसका लगातार जो है निम्नीकरण हो रहा है, मतलब हमारी भूमि लगातार कम हो रही है। तो इसके कारण समाज और पर्यावरण पर जो है गंभीर आपदाएं हो रही है। मतलब अनेक प्रकार के जो हमारे भूमि में जितनी भी हमारी एक्टिविटी हो रही है, चाहे वो कृषि होगी है, चाहे वो संचार है, उद्योग है, कारखाने हैं, रेल है, पुल है, कोई भी काम आप देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट आप देखिए, सारी एक्टिविटी हमारी भूमि में होती है। स्कूल, कॉलेज हैं, कस्बे हैं, शहर है, जो भी चीज़ आप देख सकते हैं, अस्पताल हैं। तो ये जो है इसके कारण जो है, तो इस वजह से जो है हमारी भूमि का हमने बहुत अधिक मात्रा में विदोहन किया है, और जिससे हमारी गंभीर समस्याएं, आपदाएं पैदा हो रही हैं। तो इसलिए भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, तो उसका हमें सही ढंग से संरक्षण करना चाहिए। तो भूमि निम्नीकरण और संरक्षण तो क्या क्या हमें उपाय करने चाहिए, तो क्योंकि एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज, हमारी पीढ़ी, हमारे पूर्वज पहले से करते आए हैं। भूमि पर जो उपयोग है वो आज ही नहीं बल्कि एक बहुत पुरानी पीढ़ी जो है उसको करती आई है। और इसमें हमें रोटी, कपड़ा और मकान, जो तीन जो मूलभूत जो चीज़ें होती हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें भूमि से ही मिलती हैं, चाहे भोजन है, चाहे मकान है, चाहे कपड़ा है। तो ये सारी चीज़ें जो है, मतलब इसके अलावा जो है हम लगभग 95% जो है भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। मतलब अपनी आवश्यकताओं की जो पूर्ति है, हम 95% जो अपनी आवश्यकताएं हैं वो हम भूमि से प्राप्त करते हैं। तो मानव क्रियाकलापों के कारण केवल मतलब भूमि का निम्नीकरण ही नहीं हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान भी पहुंच रहा है। और इससे हमारे प्राकृतिक आपदाओं को क्या मिल रहा है, बल मिल रहा है। हमारे ही द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, जिस तरह से हम एक क्या नाम करते हैं गलत तरीके से या एक मतलब विवेकहीन तरीके से जब हम भूमि का उपयोग करते हैं, तो इससे हमारी देश में समय समय पर क्या आती है, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। तो इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। तो 13 करोड़ हमारी जो भूमि है वो निम्नीकृत है। तो इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है, 56% क्षेत्र जल अपरदित है, और शेष जो है लवणीय और क्षारीय है। तो कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, मतलब वनों का उन्मूलन, अति पशुचारण और खनन ने जो है हमारी भूमि के निम्नीकरण को बढ़ाया है। मतलब आखिर हमारी जो भूमि का जो निम्नीकरण का जो मुख्य कारण क्या है, एक तो अधिक से अधिक हमने क्या किया, वनों का नुकसान किया है, समझिए वनोन्मूलन किया है, और पशुचारण क्या है, पशुओं को चराने के लिए हम छोड़ देते हैं तो हमारी भूमि बंजर हो जाती है, ठीक है, उससे भी भूमि कम हो जाती है। और खनन कार्य, क्योंकि हम अपने खनिजों को निकालते हैं, तो खनन क्रिया से हम क्या कहें, भूमि मिट्टी कटती है उससे, और इससे आपदाएं भी बढ़ती हैं। तो हमारा भूमि का क्या होता है, निम्नीकरण भी होता है। तो खनन के उपरांत जो है, जब भी कोई भी खनन कार्य हम करते हैं, क्योंकि अनेक प्रकार के मिनरल्स हम ज़मीन के नीचे से, भूमि के नीचे निकालते हैं, तो उस समय तो हम उसको क्या है, वो तो हमारे लिए संसाधनों का होना बहुत ज़रूरी है वैसे, पर लेकिन हम क्या करते हैं, जब उस खनन को प्राप्त करते हैं तो उसके खादानों को हम खुला छोड़ देते हैं। और जैसे हमारा छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, तो यहाँ पर जो है वनोन्मूलन जो है मुख्य रहा है, मतलब वनों का कटाव ज़्यादा रहा है, जिसके कारण हमारी भूमि का निम्नीकरण हुआ है। उसी प्रकार गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, इन क्षेत्रों पर जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पशुचारण हुआ है, पशुओं को हम आवारा छोड़ देते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी भूमि का निम्नीकरण का एक मुख्य कारण है। उसी प्रकार पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ये राज्य हमारे कृषि योग्य हैं, अनाजों का उत्पादन करते हैं, पर अधिक मात्रा में सिंचाई करने से भी जो है भूमि की मिट्टी कट जाती है। तो यहाँ पर हम अत्यधिक सिंचाई के द्वारा जो है भूमि का निम्नीकरण का ये उत्तरदायी कारण है। और इससे क्या होता है कि इसके अलावा मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है, और खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना, और मृदा बर्तन उद्योग में चूने और सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। क्योंकि जब सीमेंट जो उद्योग होता है तो उस उद्योग में जो है चूना पत्थर को पीसना होता है,
और फिर जो है ये मृदा जो है बर्तन उद्योग में चूना और सिलखड़ी का प्रयोग से जो है ये इसकी धूल जो है वायुमंडल में जाते हैं, और जब इसकी परत भूमि पर आ जाती है तो वो जम जाती है, तो मृदा की जल सोखने की क्षमता कम हो जाती है। तो अगर ऊपर सीमेंट ठोस होता है तो धूल के कण वायुमंडल में गई, उसके बाद फिर वही धूल हमारी ज़मीन में बैठी तो ऊपर से एक लेयर बन जाती है। तो ये लेयर जो होती है काफ़ी ठोस हो जाती है। जब भी वर्षा होती है तो हमारी भूमि जो है पानी जो शोषण की जो क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि सीमेंट जो है अगर आप ऊपर से कोई मतलब ठोस परत बना देंगे तो मिट्टी नहीं सूखेगी। अगर मिट्टी होगी, मृदाई होगी, तो पानी हमारा नीचे क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि मिट्टी हमारे पानी को क्या कर लेती है, सोख लेती है। तो सीमेंट उद्योग से भी जो है इस प्रकार से जो है इसके कार्य से भी, ऐसे उद्योग धंधों के कारखानों से भी जो है मिट्टी के ऊपर इस प्रकार की ठोस लेयर बन जाती है। तो पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास, मतलब उद्योगों से, कारखानों से, हम जो हमारे उद्योग हैं, कारखाने हैं, कंपनियाँ हैं, वहाँ से कचरा निकलता है। तो कचरा निकलने से हम क्या करते हैं, वो कचरे को जो है नदियों में फेंक देते हैं, तो जिससे हमारा पानी प्रदूषित होता है। तो ये सब अन्य बहुत से ऐसे कारण हैं जिसके कारण हमारी भूमि क्या हो रही है, निम्नीकरण हो रही है, मतलब भूमि लगातार कम हो रही है। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। तो उसके लिए भी वही है, नियोजन है, प्लानिंग है, अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए। एक तो नंबर 1 होना चाहिए वनारोपण और चराव गाहों का उचित प्रबंधन होना चाहिए। हमको अपने पशुओं को चराने के लिए प्रबंधन और वनों का जो क्या नाम कहते हैं, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। हमेशा स्कूल से लेकर एक जन जागरूकता समुदाय में जो है हरियाली के नाम से जो है वृक्ष लगाने के लिए लोगों को मोटिवेट किया जाता है। और मिट्टी को रोकने के लिए जो है पेड़ों की रक्षक मेखला बनानी चाहिए। जहाँ पर मिट्टी ढालू होती है तो वहाँ पर हम क्या नाम कहते हैं, मेड़ लगानी चाहिए। और इसके अलावा जो है अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे तो मिट्टी का निम्नीकरण नहीं होगा, क्योंकि पेड़ पौधे की जड़ें जो होती है मिट्टी को पकड़ लेती हैं। और जब भी बारिश होती है या कोई तेज़ वर्षा होती है या कभी बादल फटता है या कभी कोई आपदाएं होती हैं, तो ये पेड़ पौधे जो रहते हैं हम जो है हमारी मिट्टी को क्या करते हैं, बचाते हैं। तो ये भूमि के कटाव को क्या करते हैं, मृदा का जो अवर्धन होता है उसको रोकने में ये क्या रहता है, सक्षम रहता है। तो उसी प्रकार बंजर भूमि जो हमारे पास है उसका उचित प्रबंधन होना चाहिए। और खनन नियंत्रण, खनन जो काम होता है जिस पर हम खनिज से, खादानों से हम मिनरल तो निकालते हैं लेकिन उसको हम खुला छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से जो है, और जो औद्योगिक जल है, कारखानों से जो पानी निकलता है उसका हमें क्या करना चाहिए, परिष्करण करना चाहिए, मतलब दोबारा उसका रिसाइकलिंग करना चाहिए। भाई उद्योगों से, कारखानों से कचरा निकला, हमने पानी में उस नदी में फेंक दिया, तब समुद्र में फेंक दिया, तो ऐसा नहीं, उसको हम 2 या 3 बार उस पानी का हम क्या करना चाहिए, उसका मतलब उपयोग करना चाहिए, मतलब उसका परिश्रण का मतलब शुद्ध करना चाहिए। और तभी जाके जो है वो कचरा जो है हम पानी में हमें उसको नहीं डालना है। तो जल और भूमि, इस तरह से हम जल और भूमि का जो प्रदूषण है उसको हम कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये था हमारा भूमि का निम्नीकरण के उपाय। और भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, और तो इसलिए हमें इसका उपयोग, सारी हमारी पीढ़ी जो है पुराने समय से जो हम इस पर हम काम कर रहे हैं। जो भी चीज़ें हमारे मनुष्य को जीने के लिए क्या नाम कहते हैं, हमें 95% जो हमारी आवश्यकता है वो भूमि से हम प्राप्त कर रहे हैं। तो इसलिए इस भूमि का बड़ा उचित नियोजन और प्लानिंग के तहत विवेकपूर्ण तरीके से हमें इसका उपयोग करना चाहिए। और जो भी इसके निम्नीकरण, जिस तरह से अपने मानवीय क्रियाओं द्वारा जो भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, उस निम्नीकरण को जो है क्या नाम कहते हैं, कम करने के लिए उचित हमें क्या करना चाहिए, प्रबंधन करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है आज का टॉपिक इतना ही है। अब लास्ट इसका एक टॉपिक रह गया है, वो मैं आपको अगले दिन बताऊँगा। तो उसके बाद अब मैं बताऊंगा भूमि, मतलब मिट्टी के प्रकार, मतलब ये भूमि प्राकृतिक संसाधन ये मैंने बताया, और भूमि का किस तरह से उपयोग होता है ये बताया है, और कितना उसका कितनी हमारे पास भूमि है ये बताया है, और इसका संरक्षण और उपाय मैंने बता दिया है। इसका निम्नीकरण के कारण भी मैंने आपको बताए हैं। और अब हम आपको बताएंगे मृदा संसाधन और उसका वर्गीकरण। तो हम आप मृदाओं का जो है, मिट्टी जो है, मृदा जो है एक नवीकरण योग्य संसाधन है, एक प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि मिट्टी जब बनती है तो वो लगातार बनती चली जाती है। हमें कुछ ही सेंटीमीटर मिट्टी को बनाने में लाखों वर्ष लगते हैं, क्योंकि पृथ्वी में जो है विभिन्न प्रकार के जीव जो है पोषण करते हैं। तो मृदा एक जीवंत तंत्र है, मतलब मृदा जो है, मृदा मतलब मिट्टी एक जीवन यंत्र है, एक जीवन तंत्र। केवल मनुष्य ही नहीं रहता है बल्कि अन्य जीव जंतु प्राणी सब जो है मिट्टी पर निवास करते हैं। तो मृदा बनने की प्रक्रिया, जो मिट्टी जो बनती है उसकी बनने की जो प्रक्रिया है वो जलवायु पर निर्भर करती है, उच्चावच पर करती है, शैलों से बनती है, और जो उसमें जो है अनेक प्रकार के जो है घटक होते हैं,
ये घटक जो है जैव पदार्थ जो है ये मुख्य कारक जो होते हैं मिट्टी को बनाते हैं। मतलब कुछ ही सेंटीमीटर हमें मिट्टी दिखाई देती है, लेकिन एक मिट्टी को जो है वो आपस में रगड़ते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं और उसके बाद हमारे कुछ सेल होते हैं। ये सेल जो है वनस्पति जो है सब जो है जो चीज़ें हमारी मिट्टी में जाती है ये सब मिट्टी को बनाने में जो है मुख्य इसकी आवश्यक तत्व हैं। तो प्रकृति के अनेक तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिम नदी अपघटन क्रियाएं आदि, चाहे वो आपका तापमान है, चाहे वो बहता हुआ जल है, चाहे वो पवन है, हिम नदी है, बहुत सी अपघटन क्रियाएं जो है मृदा बनाने में योगदान देती हैं। क्योंकि नदियाँ जैसे बहती हैं वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें बहा कर लाती हैं और फिर वो इस प्रकार के अवसादों को छोड़ देती है। तो वो एक तरह से आपस में नदी के बहाव से वो रगड़ते हैं और वो मिट्टी का जो है एक जो है वो बन जाता है ऑटोमेटिकली, एक क्षेत्र जो है मिट्टी बन जाता है। जैसे आपने कभी देखा होगा कोई बाढ़ आती है तो बाढ़ आने के बाद जो है बहुत बाढ़ आती है, उसके बाद जब पानी कम हो जाता है तो आपने देखा होगा कि नदी के किनारे जो है एक मिट्टी बन जाती है, एक अलग प्रकार की मृदा जो है नदी बहा कर लाती है। तो इस तरह से रगड़ रगड़ कर जो है कण आपस में रगड़ के जो है नदी जो है पहाड़ों से काट कर जब वो तेज़ प्रवाह में आती है तो इस प्रकार से मिट्टी बन जाती है। तो मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मृदा में ह्यूमस और जैव और अजैव यानी कि दोनों प्रकार के पदार्थ से बनती है। मतलब मिट्टी जो है दो पदार्थ दोनों से बनती है, जैव से भी और अजैव पदार्थ है। जैव का मतलब सजीव प्राणी और अजैव मतलब आपकी निर्जीव, यानी कि दोनों चीज़ों से मिलकर जो है ये मिट्टी हमारी बनती है। तो मृदा बनने की प्रक्रिया को जो मतलब मृदा बनने की जो प्रक्रिया है उसको निर्धारित करने वाले जो तत्व हैं उनका रंग, उनकी गहराई, गठन, आयु, रासायनिक भौतिक गुणों के आधार पर हमारे भारत में अनेक प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो आपने देखा होगा कि जितनी भी हमारी मिट्टी है उनका रंग, उनकी गहराई, उनका गठन, उनकी आयु, उनकी रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर हमारे भारत में जो है अनेक प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इस आधार पर हम उस मिट्टी में हम क्या नाम है जहाँ पर जिस प्रकार के रंग की जिस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है हम उस आधार पर जो है वहाँ पर अपना कार्य करते हैं। तो मैं अगले दिन आपको टॉपिक में बढ़ाऊँगा मिट्टी का वर्गीकरण, मतलब मिट्टी के प्रकार। तो मिट्टी कितने प्रकार की होती है और उस मिट्टी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये तो मिट्टी बनने की प्रक्रिया होगी, मृदा संसाधन हो गया है। और अब हम अगले टॉपिक में आपको मृदा का वर्गीकरण यानी कि मिट्टी के प्रकार आपको बताएंगे। और उसमें मैंने आपको एक नक्शा भी दिया था जिसमें भारत के मानचित्र में जो है विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाने वाली मृदा के मुख्य प्रकार, वो नक्शा भी मैंने आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा था। आपको वो नक्शा जो है उसी प्रकार कलर से ड्रॉ करना है। तो अब हम आपको बताएंगे मिट्टी के वर्गीकरण में पर्वत और जलोढ़, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट, शुष्क। ठीक है, ये टॉपिक आपका अगले दिन होगा, मतलब आगे को बताऊंगा। तो ये लास्ट टॉपिक मेरा बचा है, तो उसके बाद फिर आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो इसके अलावा आप जो है पाठ के क्वेश्चन आंसर भी लिखिए, पीछे की जो आपके प्रश्नोत्तर हैं। तो प्रश्नोत्तर में आप एक तो बहुविकल्पी प्रश्न है, इनको आप बनाइए। और इसके अलावा जो है क्या नाम कहते हैं जो दूसरा प्रश्न है जिसमें जो सारे प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हैं, समझ गए। तो ये आपका होमवर्क हो गया और मैं वो आपके व्हाट्सएप में भी जो है नोट से डाल दूंगा। तो ये लास्ट टॉपिक रह गया। मुझे लास्ट टॉपिक आपको बताना है मिट्टी के प्रकार, मृदा का वर्गीकरण बताना है, बस हो गया। ठीक है, तो इसके साथ ही जो है अपना पढ़ाई का अपना ध्यान रखिएगा और अपनी पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।